तो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स देखते हैं नवंबर मंथ का। चलो, तो जैसा कि पहला टॉपिक है COP26 से रिलेटेड है टॉपिक। तो वो जो 26 वाला COP था ये ग्लासगो में हुआ था, जो कि यूके में है। अगर आपसे पूछेगा ग्लासगो यूके के कौन से पार्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लासगो आपका कहाँ पे है और कौन से पार्ट में यूके का आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये स्कॉटलैंड में आता है। किस में आता है? स्कॉटलैंड में आता है। आपको पता होगा यूके का जो यूके बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम जो है बहुत सारा चीज़ को मिल के बना हुआ है, ये सब आपको शायद पता होगा। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा CO और उसी में एक स्कॉटलैंड भी है और स्कॉटलैंड के अंदर आता है ग्लासगो। चलो देखो, पहला COP से रिलेटेड चीज़ आए तो आपके मन में कभी कभी होता होगा कि ये COP क्या है। देखो, COP कुछ नहीं, COP बहुत सिंपल सा चीज़ है कि COP जो है तुम्हारा, ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। ये बहुत सारा कंट्रीज़ का मीटिंग होता है। UNFCCC के बारे में जो आप लोग सुने होंगे शायद, तो UNFCCC के द्वारा ही ये COP इसके अंदर ही आता है। और COP के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये साल के साल ईयरली होता है, ईयरली होता है। चलो, पहला वाला जो COP था वो बर्लिन में हुआ था, 1995 में हुआ था। आपको जो है यहाँ पे अलग अलग जो COPs हैं, इम्पॉर्टेंट जो COPs हैं, जैसे COP21 हो गया, अलग अलग COP है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो, अब आते हैं, आपको 1992 रियो समिट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो इसका सिग्निफिकेंस देखो। सिग्निफिकेंस किसका? तो COP26 का। ये जो है एम करता है फाइनलाइज करने का पेरिस रूल बुक को। पेरिस का जो रूल बुक है उसको फाइनलाइज करने के बारे में एम करता है। यहाँ पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट आया है इस वाले COP में। उसके बाद अगर देखोगे, ये एम करता है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2030 एज एग्रीड अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। और इसके साथ साथ एंड कट ग्लोबल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 45% बाय 2030। और जीरो ओवरऑल कब तक सोच रहा है करने का? ये 2050 तक। ये आपको पता होना चाहिए, जीरो कब तक करेगा? तो 2050 तक करेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये ईयर को चेंज कर दिया जाएगा और बोलेगा कि ये जो COP26 है, UPSC ऐसे फ्रेम कर सकती है क्वेश्चन कि COP26 का ये एम है कि ये जीरो इमिशन करवा दिया जाएगा। इसके द्वारा टारगेट रखा गया है जीरो इमिशन का 2030 तक। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ईयर वगैरह ये सब ईयर इम्पॉर्टेंट है। चलो, कुछ कुछ आउटकम देख लो COP26 का जो हुआ है। अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करे हुए हैं मैगजीन से, तो आप लोग सो दैट आप लोग को समझने में आसानी होगा। चलो देख लो, अब यहाँ पे आउटकम्स देख लो। पहला, एरियाज ऑफ डिस्कशन क्या क्या था? एम्बिशन के ऊपर था। इसका एम्बिशन क्या था? एम्बिशन है कि बाय द एंड ऑफ COP26 153 कंट्रीज had submitted new climate plans known as nationally determined contributions। देखो, अलग अलग कंट्रीज़ का NDCs होता है। NDCs क्या होता है? मान लो, सिंपल शब्दों में समझो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो अलग अलग कंट्रीज़ जो होता है, अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो अपने हिसाब से अपना एक कंट्रीब्यूशन सेट करा हुआ है कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ हम अपनाएंगे सो दैट ग्लोबल वार्मिंग कम कर सके, इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दे सके। तो बहुत सारा कंट्रीज़ का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होता है कि अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से, अपने नेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी टारगेट सेट करती है कि ये सब अचीव करेंगे हम लोग। इंडिया ने भी कुछ अपना NDC सेट किया जिसको हम लोग INDCs बोलते हैं। मैंने कहा हो गया
इंडियन नेशनल, इंडिया से रिलेटेड एनडीसीज, इंडियन है या इंडिया है ये, चलो समझ लो, इंडिया से रिलेटेड एनडीसी ये है आपको। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, 153 कंट्रीज़ ने सबमिट करा न्यू क्लाइमेट प्लान्स नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस और एनडीसीज टू स्लैश देयर इमिशंस बाय 2030, इसके लिए सेट करा हुआ है। उसके बाद कंट्रीज रिक्वेस्टेड टू रिविजिट एंड स्ट्रेंथन देयर क्लाइमेट प्लेजेस बाय द एंड ऑफ 2022। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स, ये याद रखना आप, ये फर्स्ट एवर सीओपी है जिसमें डिसीजन लिया गया और टारगेट एक्शन सेट करा गया है फॉसिल फ्यूल्स के अगेंस्ट। ये चीज़ याद रखना है, ऐसा पहला ये फर्स्ट सीओपी है जिसमें डिसीजन टू एक्सप्लिसिटली टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद एडप्टेशन के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना कि अलग अलग जो फंडिंग फाइनेंसेस है उसके बारे में क्या इसका कहना है। देखो, कंट्रीज हैव बीन अर्ज्ड टू एटलीस्ट डबल देयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एडप्टेशन फ्रॉम 2019 लेवल्स बाय 2025। मतलब 2019 का जो लेवल था उससे कंट्रीज़ को अर्ज करा गया है, कंट्रीज से अर्ज करा गया है कि आप 2025 तक इसको डबल कर देना, एटलीस्ट डबल करना। उसके बाद कुछ कुछ और है, एडप्टेशन फंड वगैरह के लिए प्लेस करा गया है, ये सब देख लेना। चलो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रहता है शर्म एल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन द ग्लोबल गोल ऑन एडप्टेशन। ये चीज़ एक आपको यहाँ पे प्रोग्राम आया है जो कि ग्लोबल गोल ऑन एडप्टेशन के बारे में बात करता है, टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेंथन रेजिलियंस, ये सब चीज़ है। अब यहाँ पे आपसे यूपीएससी सिंपल सा सवाल पूछ सकता है कि शर्म एल शेख वर्क प्रोग्राम इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाट। अब इसमें पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो चीज़ है, मिडिल ईस्ट कंट्री सबसे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये चीज़ इससे बनेगा तो ये वाला चीज़ बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो उधर मिडिल ईस्ट टाइप का कंट्री का कुछ लग रहा है, तो ये उससे रिलेटेड होगा कुछ, ये मिडिल ईस्ट के एम्प्लॉयमेंट से या पेट्रोल वगैरह के इशू से होगा। तो यहाँ पे इश्यूज और डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए ये वाला जो वर्क प्रोग्राम है ये ग्लोबल गोल ऑन एडप्टेशन ये सब चीज़ से रिलेटेड है, क्लाइमेट वाला चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद देखो, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स अंडर आर्टिकल 6 के बारे में बात करता है। ये जो आर्टिकल 6 है ना, इसका वाला ये जो तुम्हारा ये अलग अलग मैकेनिज़्म दिखाता है आप कैसे क्लाइमेट वाले चीज़ को, कैसे आप जो है कोई भी अगर कार्बन क्रेडिट्स वगैरह है तो उसको कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड इसमें कुछ कुछ दिया होगा, आपको ये इसमें ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट था मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये देखो, ये वाला चीज़ को याद रखना, कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल सिंस 2013, ये सब जो चीज़ विल बी कैरीड ओवर इनटू पेरिस मैकेनिज्म बट मस्ट बी यूज बाय 2030। हाँ, जिसको कार्बन मार्केट वाला मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ आप लोग एक बार कार्बन मार्केट क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट सब के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ते हो। चलो, उसके बाद देख लो यहाँ पे लॉस एंड डैमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज़ पता होना चाहिए, वारसाओ करके कुछ था, वारसाओ डिक्लेरेशन भी कुछ एक था, वो अलग सीओपी दूसरे सीओपी वगैरह का था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए लॉस एंड डैमेज के बारे में कौन कौन से, यहाँ पे आप लोग देख लेना। जब आप लोग सीओपी पढ़ोगे ना, ऊपर जो मैंने बोला है कि सीओपी पढ़ लेना आप अच्छे से, तो उसमें सीओपी में आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कौन सा वाला सीओपी था, ये आपका काम है और अच्छे से करना कि कौन सा वाला सीओपी था जिसमें लॉस एंड डैमेज के बारे में बात किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे फिर से देखो, ग्लासगो डायलॉग भी जो है ना ये क्रिएट करा है ऑन फंडिंग फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस्ड टू सपोर्ट द
सेंटियागो नेटवर्क, ये सब चीज़ ध्यान रखना। ये सब सिंपल सिंपल वर्ड्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। क्या है ना कि जैसे इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसे सेंटियागो नेटवर्क आपने देखा, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वन लाइनर टाइप में कि सेंटियागो नेटवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है। ये लॉस एंड डैमेज जो समटाइम्स इन न्यूज़, ये कौन से वाले पार्ट से रिलेटेड है। ये सब चीज़ आपको, चार जो ऑप्शन रहेगा ना, उसमें आपको दो ऑप्शन में ऐसा हो जाएगा जो एलिमिनेट कर दोगे, और ये दो ऑप्शन में हो सकता है कन्फ्यूज़न रहे। और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ऐसा वाला जो ऊपर था सर में, ये वाला जो था सेक वाला, उसमें तो चार ऑप्शन रहेगा, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक रहेगा, हो सकता है आप इसी को एलिमिनेट कर दो जो आंसर है। तो इसको एलिमिनेट नहीं करना है, ऐसे ऐसे चीज़ को आपको समझते रहना है, ठीक है। और इश्यूज़ और जो डाउट्स रहते हैं ना, उसको क्लियर साथ साथ करते रहना होता है। उसका ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सबसे बात करता है ये। चलो, सेंटियागो नेटवर्क क्या चीज़ से रिलेटेड है, ये सब आपको पता चल, देख लेना ये सब अच्छे से। जब सीओपी पढ़ोगे डिटेल्स में तो अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। अगर 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 आप लोग को पूरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ वाला चीज़ समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। सीओपी से रिलेटेड अगर सब कुछ इंटायर सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से रिलेटेड चीज़ आपको समझना है तो, अगर कुछ बंदे 5-6 बंदे के कमेंट्स हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि सीओपी के बारे में अच्छे से बता दूँ। चलो, अब आता है कि COP 26 के बारे में बहुत अच्छा बात हुआ है। COP 26 में बहुत सारे प्लेजेज लिए गए हैं, बहुत सारे डिक्लेरेशंस हुआ, एजेंडाज हुए। तो इसमें इंडिया किस में सिग्नेटरीज है, इंडिया किस में सिग्नेटरीज है, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा सकता है कि मान लो आपको जब क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आता है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो आपको लगेगा क्या जिसमें क्लाइमेट का इम्प्रूवमेंट या उसको ठीक करने का बात किया जा रहा है, तो आप हो सकते हो डाउट में चले जाओ और सोचो क्या कि लगभग चीज़ इंडिया साइन करा होगा। तो इसलिए ये याद रखना कि ये सब चीज़ में इंडिया सब में साइन नहीं करा है। सब प्लेजेज डिक्लेरेशन एजेंडा जो COP 26 में हुआ था उसमें साइन नहीं करा है। तो किस में साइन करा है, ब्रेक थ्रू एजेंडा के ब्रेक थ्रू एजेंडा जो था इसमें करा हुआ है, और डिक्लेरेशन ऑन एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो इमिशन कार एंड वैन्स, इस दोनों में साइन करा हुआ है, ये याद रखना। ग्लोबल मीथेन प्लेज में नहीं साइन करा हुआ है, इसका सिग्नेटरी नहीं है। ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ नहीं है इसमें भी। उसके बाद जैसे मीथेन वगैरह देखते हो तो आपको लगेगा कि इसमें साइन करा होगा, बट इसमें एज ऑफ नाउ नवंबर तक का बात किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ नहीं, मतलब नवंबर जब तक का ये मैगजीन पब्लिश हुआ है तब का बात किया जाए, नवंबर 2022 तक, 2021 तक, सॉरी 2022 नहीं, नवंबर 2021 के तक का बात किया जा रहा है। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट इसमें भी नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा, ऐसा वाला स्टेटमेंट देखोगे तो लगेगा कि सस्टेनेबल तो है, इसमें तो होगा, बट इसमें भी नवंबर 2021 तक साइन नहीं करा था। ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो साइन किस में करा है ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक थ्रू एजेंडा और डिक्लेरेशन ऑन एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स। चलो, उसके बाद देखो कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेगोशिएशंस थे, ये सब आप लोग लॉस एंड डैमेज हो गया, मार्केट एंड नॉन मार्केट, जैसे मार्केट और नॉन COP से रिलेटेड हैं ये। तो COP ये मान लो, या मार्केट वाला जो इश्यूज़ है ना, ये बेसिकली कार्बन क्रेडिट, ये सब चीज़ से कैसे कैसे आप मार्केट कर सकते हो, जो आप मार्केट कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, कि मान लो कोई कंट्री अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई कंट्री कम पॉल्यूशन कर रहा है, तो कम पॉल्यूशन वाला कंट्री ज़्यादा वाले पॉल्यूशन वाले कंट्री के साथ कैसे मार्केट कर सकता है, ये सब इतना बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज़ है इसमें। तो आप लोग एक बार मेरे को कंफर्म कर देना, COP वाला चीज़ समझना है। अगर COP वाला चीज़ समझना है सेपरेटली, पहले तो कोशिश करना खुद से समझने का, अगर नहीं समझ में आता है तो COP वाला चीज़ लेंगे तो शायद उसमें मार्केट मैकेनिज़्म वगैरह सब भी समझाने का कोशिश कर सकते हैं। चलो, उसके बाद देखो ये सब मैंने स्क्रीनशॉट्स लिया है सो दैट आप लोग को समझ में आ सके कि कौन कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद है ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव,
ये किसका इनिशिएटिव है? ये जो है लॉन्च करा गया था COP26 में बाय ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ये देखो UNDDR, यूनाइटेड ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इंश्योरेंस डेवलपमेंट फोरम, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के द्वारा आपको जो है, और भी बहुत सारा था etc, इन सब के द्वारा ये इंडेक्स लाया गया था, ये इनिशिएटिव लाया गया था। इट विल प्रोवाइड अ ग्लोबली कंसिस्टेंट मॉडल फॉर द असेसमेंट ऑफ रेजिलियंस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एंड जोग्राफीज, ये याद रखना। चलो COP26 चार्टर ऑफ एक्शंस के बारे में देख लो। इट वाज लॉन्च्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेरी के द्वारा हुआ है। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ है, ठीक है, ये वाला चीज़ ये याद रखना है आपको। इट एसिमिलेट्स क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस कंसर्निंग की थीम्स ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, देखो ये बेसिकली जो अनवील हुआ था ओरिजिनली अप्रैल 2021 में हुआ था एज ए फोरम फॉर लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीलरेट ट्रांजिशन टू अ नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब थ्रू डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो याद करने वाली चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये चार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि COP चार्टर ऑफ एक्शंस किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे देखो, ये सब और भी जो स्टेप्स है ये सब लिया गया है और इसके बारे में लिखा हुआ है। CCPI आपको पता होना चाहिए, CCPI आपने पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए आपने कि इंडिया जो है वो टॉप 10 में अभी भी है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। हम लोग इसमें, इंडिया इसमें बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ। और इसमें याद रखना CCPI में स्टार्टिंग का तो 3 पोजीशन है, टॉप का जो 3 पोजीशन है ये इम्पटी है, मतलब कि स्टार्टिंग के 3 पोजीशन में कोई कंट्री है ही नहीं। और जो हाईएस्ट रैंक्ड कंट्री है वो डेनमार्क है, हाईएस्ट रैंक कंट्री है डेनमार्क है, और इंडिया अभी भी टॉप 10 में है, ठीक है। CCPI के बारे में बात किया जा रहा है। CCPI वैसे किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है, ये जो इंडेक्स है जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया का इसमें रैंकिंग बहुत अच्छा है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एयर पॉल्यूशन इन NCR वाला जो रीजन है इसमें एयर पॉल्यूशन का क्या इश्यूज़ है, कैसे कैसे, इसको आपको पता होनी चाहिए। चलो इससे रिलेटेड एक जो टॉपिक है जो आप जान लो, वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये एक तरह का प्लान है जो दिल्ली और जो उसका जो नेबरिंग एरियाज़ है, पार्टिकुलरली NCR वाला जो एरियाज़ है उसके लिए है। ये प्लान जो है, जो GRAP ग्रैप का प्लान है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये फॉर्मुलेट किया गया था आफ्टर सेवरल मीटिंग्स वेयर हेल्ड बाय EPCA, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, किसके अंडर में एक तरह से देखा जाए तो कौन इसका देख रेख करता है? तो EPCA करता है, समझ में आया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद इसको शायद कुछ चेंज करा गया है EPCA में, एक बार EPCA का कुछ अमेंडमेंट हुआ था, एक बार वो अमेंडमेंट वगैरह देख लेना और उसको इससे रिलेट कर लेना। ये थोड़ा सा पहले वाला चीज़ बता रहे हैं, अगर हुआ है अमेंडमेंट तो नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शायद कुछ हुआ था बहुत दिन पहले, अभी एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। चलो उसके बाद, इसलिए इसको कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं कि, चलो दीज आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेजर्स टू बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स, हेंस वर्क्स ओनली ऑन द इमरजेंसी मेजर। देखो ये जो है जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये एक्चुअली एक तरह का प्लान है जो अगर जो है तुम्हारा, अगर जो है NCR दिल्ली NCR वाला रीजन अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है तो कैसा वाला प्लान लाया जाए ताकि इसको रिड्यूस करा जा सके, इस चीज़ सब के लिए है। तो दीज आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेजर्स टू बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स,
हेंस वर्क्स ओनली, कब ये काम करता है, हेंस वर्क ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर, ये याद रखना है आपको। द प्लान रिक्वायर्स, वही एनसीआर वाला रीजन है, कहाँ पे किस में कोऑर्डिनेशन चाहिए इसमें प्लान के लिए, कोऑर्डिनेशन एमंग 13 डिफरेंट रीजन्स इन दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब के कोऑर्डिनेशन चाहिए। चलो, अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये है ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो ये कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता है, मतलब किस बेसिस पे देखता है कितना पोल्यूशन है, कितना क्या है, तो ये AQI इंडिकेटर के बेसिस पे पोल्यूशन वगैरह को देखता है और उसके हिसाब से प्लान करता है कि अब क्या एक्शन लेना चाहिए इसके अंतर्गत, ग्रैप के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखना ये यूज़ करता है AQI को। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे AQI मेजर होता है। AQI होता है ना, वो एक तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे मेज़र किया जाता है। क्या, PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, ओजोन, लेड, एमोनिया, याद रहेगा। इसी तरह का एक और चीज़ है NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी है, इसी तरह का एक और चीज़ है, ये AQI टाइप का है ये मान लो, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम AQI टाइप का नहीं, ये दूसरा चीज़ है, NCAP दूसरा चीज़ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी है टू टैकल द एयर पोल्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम अवेलेबल है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को अप्लाई किया जा रहा था। चलो, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है CPCB का। NCAP जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CPCB का। और ये NAQS इंडिकेटर यूज़ करता है, NAQS का इंडेक्स NAAQS का इंडिकेटर यूज़ करता है। ग्रैप में किसका इंडिकेटर यूज़ होता था, AQI का। NCAP में क्या, NCAP में किसका इंडिकेटर यूज़ होता है, NAQS का। NAQS का टोटल कितने इंडिकेटर हैं, तो 12 पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे देखता है। देखो 8 देखना तुम, इसमें AQI वाले हैं, PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, ओजोन, लेड, एमोनिया, हो गया 8। उसके बाद देखो 4 नया है इसमें, बेंजोपायरीन, बेंजीन, आर्सेनिक, निकल, ये आपको याद रखना चाहिए। देखो UPSC का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चलो पता नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े थे, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े थे ना, CO पढ़े थे कि नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़े थे ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ ये भी पढ़े थे। सल्फर डाइऑक्साइड भी पढ़े थे। मीथेन पढ़े थे क्या, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े थे, नहीं। तो 8 कौन कौन सा पढ़े थे, PM2.5, PM10 और क्या था बताओ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड और क्या था, एमोनिया, 2 4 6, 2 कोई मिस हो रहा है बताओ, एक तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2, यही था ना 8। देखो यही 8 है आपको। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अगर आपको AQI नहीं पता होता तो क्या होता है, यहाँ पे आप एक बार सोच के देखो, अगर AQI के बारे में नहीं पता होता तो क्या होता। अगर नहीं पता होता AQI के बारे में तो आपको लगता कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे आप गलत कर सकते थे। इसलिए आपको ये जो बेसिक्स जो है ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये दोनों नहीं है जबकि ये तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4 वाला। चलो आगे, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ऊपर हमने बताया है, इसका अलग अलग स्टेज होता है। जैसे कि स्टेज 1 में मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी एयर होगा, वेरी पुअर स्टेज 2 में होगा। इसमें देखो PM2.5 का अलग अलग लेवल है, PM2.5 का, PM10 का, ये सब का अलग अलग लेवल है। और अलग अलग लेवल ऑफ पोल्यूशन के बेसिस पे 4 स्टेज में बांटा गया है। कौन कौन सा है, मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी एयर, उसके बाद वेरी पुअर एयर, उसके बाद सीवियरली पॉल्यूटेड एयर, उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है जी, चलो।
उसके बाद अगर तुम देखोगे रीज़न क्या क्या है पॉल्यूशन का, इन ये दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में पॉल्यूशन का क्या क्या रीज़न है, विंटर सीज़न में क्या क्या रीज़न है ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या रीज़न है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, डेंसर विंड हो गया। डेंसर विंड कैसे, जैसे देखो अगर मान लो कोल्ड, ठंडा का मौसम है तो ठंडा का मौसम में क्या होगा, ये जो विंड है ये डेंसर होगा, भारी होता है ना। क्यों, क्योंकि कोल्ड विंड जो होता है वो भारी होता है कंपेरेटिवली टू द वार्मर विंड। तो कोल्ड और डेंसर विंड्स जो है, अगर कोल्ड विंड है, पहले तो समझो कोल्ड विंड है तो कोल्ड विंड क्या होगा, डेंसर होगा। अब डेंसर है अगर कोई विंड, जैसे कोल्ड विंड यहाँ डेंसर है तो वो जल्दी जल्दी फ्लो करेगा कि धीरे धीरे फ्लो करेगा। ऑब्वियसली कोल्ड अगर है, कोल्ड डेंसर विंड्स है तो वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, उसका स्पीड स्लो होगा। और जब स्पीड उस विंड का स्लो होगा तो जो तुम्हारा पॉल्यूटेंट्स जो एयर में है, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स है उसको भी रिप्लेस करना और डिस्पर्स करने में चैलेंजेज होगा, और उसका जो डिस्पर्सन, वो जो पॉल्यूटेंट्स का डिस्पर्सन रेट है वो भी कम जाएगा। वही लिखा हुआ है, कोल्ड डेंसर विंड्स हैव लो स्पीड विच रिड्यूसेस द डिस्पर्सन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्रिएटिंग विजिबिलिटी चैलेंज। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद प्री हार्वेस्ट और स्टबल बर्निंग ये सब पता होगा, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स पता होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ वेस्ट फॉर वार्मथ, मतलब ठंडा के लिए आप जो वेस्ट वगैरह को जलाते हो, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिया गया है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन द रीजन। जैसे 10 पॉइंट एजेंडा है। 10 पॉइंट एजेंडा क्या है कि अलग अलग 10 तरह के स्टेप्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लेना। चलो उसके बाद इंस्ट्रिंजेंट पोल्यूशन नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। उसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस कर दिया है। इसका डिटेल्स और थोड़ा बहुत है, इसको भी देख लेना। जैसे टारगेट्स टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय 2024, कीपिंग 2017 एज बेस ईयर 2017 को लिया है, और इसका टारगेट क्या है 20 से 30% रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलर मैटर बाय 2024। चलो भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में देख लो। याद रखना दिल्ली जो है फर्स्ट सिटी इन द कंट्री है टू इम्प्लीमेंट द हाईएस्ट इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 6 फॉर इट्स व्हीकल्स। याद रखना BS5 को हमने स्किप कर दिया है, मतलब भारत स्टेज 5 जो था उसको स्किप कर दिया और BS4 से अपन लोग डायरेक्ट BS6 की ओर आ गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। चलो उसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी अपग्रेड इंडस्ट्रीज़ हो गया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, बैन ऑन चीप फ्यूल हो गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो गया, और दूसरे होते शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, बैन ऑन फायर क्रैकर्स हो गया, ऑड इवेंट फार्मूला हो गया, बैन ऑफ एंट्री ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ये सब देखना है आपने। देखो क्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन हुआ है। बेसिकली क्या होता है ये, मान लो कुछ कुछ कॉरिडोर्स है, मान लो यहाँ से A जगह से सिर्फ B जगह पे जा रही है, तो ये एक तरह से, ये वाला एक तरह से मान लो इस टाइप वाले रीजन को ये वाला अलग अलग कॉरिडोर्स बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाएंगे, और ये जो कॉरिडोर्स होगा ये ग्रीन कॉरिडोर्स होगा, और ये पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा है, कुछ डिक्लेरेशन है सिंपल। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लॉन्च हुआ है एट COP26 क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो, ठीक है। ये कोलिशन है 22 कंट्रीज़ का। इसमें क्या कहता है, कंट्री ने एग्री करा हुआ है कि जीरो एमिशन शिपिंग ट्रेड बनाया जाए, ये सब चीज़ें। और इससे क्या हो जाएगा, डीकार्बोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, ये सब होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट रखना, ये बात को याद रखना कि इंडिया जो है इसका एज ऑफ, जब तक ये का ये मैगजीन है नवंबर 2021 तक,
ये इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं था, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। नॉट साइंड द डिक्लेरेशन येट, कब तक डिक्लेरेशन येट, नवंबर 2021 तक ये साइन नहीं करा है, ठीक है। चलो ये चीज़ याद रखना। अब ये मत समझना कि ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स है तो इंडिया मतलब जो भी है, ठीक है, कि साइन करा ही होगा ऐसा कुछ भी। चलो इंडियन सिनारियो इन शिपिंग देख लो। इंडिया जो है वो मेंबर है आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, और सिग्नेटरी किसका है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन, मारपोल, इसका भी सिग्नेटरी है इंडिया। देखो रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट अंडर आईएमओ टू कट द शिपिंग इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 50% बाय 2050, ये इसका टारगेट है, विथ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट, ये सब देख लेना। इंडिया इज़ द 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। और ये चीज़ और याद रखना कि 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड बाय वॉल्यूम्स, ठीक है, इज़ मूव्ड बाय सी, 90% बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू, ये मूव किया जाता है सी के द्वारा इंडिया में। चलो इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी के बारे में देख लो, नीरा के बारे में देख लो। ये जो है नीरा जो है कैबिनेट ने सोचा है कि एक टाइप का ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए जो कि इंटरलिंकिंग वाले, रिवर के इंटरलिंकिंग वाले प्रोसेस को देखे अच्छे से। ये नीरा जो है क्यों हुआ है, टू इम्प्लीमेंट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नीरा एक तरह का इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होगा, ये रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को। चलो केन बेतवा रिवर लिंकिंग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से देख लेना। ये बेसिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली जो सरप्लस एरियाज़ है वहाँ से वाटर लेगा और ड्राउट प्रोन एरिया और वाटर डेफिसिट एरियाज बुंदेलखंड वाला में ट्रांसफ़र करेगा। सरप्लस वाटर को वहाँ से लेकर के ड्राउट प्रोन एरिया में लाएगा, सरप्लस वाटर को ड्राउट प्रोन एरिया में लाया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी कौन सी है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ये सब है। आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, क्योंकि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व्स है जो एमपी वाला, इसका बात किया जा रहा है कि अगर ये इंटरलिंक प्रोजेक्ट होता है तो कुछ उसके पार्ट्स जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो इससे आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व्स के बारे में आप देख लो, आसपास का लोकेशंस देख लो, कौन कौन सा रिवर्स आसपास से पास होती है वो देख लो। पन्ना टाइगर रिजर्व्स में कुछ स्पीसीज़ देख लो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व्स इस चीज़ को मद्देनज़र कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व क्या हो जाता है, आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा केन और बेतवा जो है ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये देखो बेतवा रिवर दिख रहा है और ये केन रिवर दिख रहा है, और ये जो है तुम्हारा यमुना रिवर है। तो तुम्हारा जो बेतवा है और केन है दोनों ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर का, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आप कुछ देख लो केन और बेतवा रिवर से रिलेटेड। केन रिवर का जो है ओरिजिन वो कैमूर हिल्स है, जबलपुर वाला। रिवर बेसिन इसका क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये फ्लोज थ्रू पन्ना एंड ज्वाइंस यमुना एज इट्स लास्ट ट्रिब्यूटरी, पता होना चाहिए। बेतवा रिवर रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से ओरिजिनेट करता है और इसका भी बेसिन क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ये ज्वाइंस करता है यमुना एज इट्स ट्रिब्यूटरी, ये सब देख लेना। चलो नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन आया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एम करा है गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। अच्छा कोल गैसिफिकेशन यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, तो कोल गैसिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेसिस गैस या सीन और ऑल्सो कॉल सीन गैस। इसमें जो तुम्हारा जो कोल है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सीन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मिक्सचर है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ का मिक्सचर है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, द सीन गैस टेक्नोलॉजी अलाउज कन्वर्जन ऑफ नॉन मिनरेबल कोल स्लैश लिग्नाइट इनटू कंबस्टिबल गैस थ्रू इन सेतु गैसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। देख रहे हो, जो नॉन मिनरेबल नहीं है, नॉन माइनेबल है ये जो देखो, वैसे वैसे कोल और लिग्नाइट जो कि माइनेबल नहीं है, जो कि माइन नहीं किए जा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग कंबस्टिबल गैसेस में थ्रू इन सेतु गैसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। देखो कितना फ़ायदेमंद हो जाता है, समझ रहे हो कि वैसे वैसे कोल जो कि माइनेबल है ही नहीं, उससे भी आप सीन गैस निकाल सकते हो, उससे भी आप गैसिफिकेशन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंबस्टिबल गैस बेसिकली निकाल सकते हो। चलो, इंडिया का कुछ कुछ इनिशिएटिव्स है कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड, ये आप लोग देख लेना। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट लगा मेरे को कि जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट DRI plant based on coal gasification technology by using domestic coal which is already operating in Angul district of Odisha for steel making। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। चलो, उसके बाद ऊपर वाला सब भी ये सब चीज़ है, तो ये सब एक बार गो थ्रू कर लेना। हाँ, ये देखो, ये वाला है आपके पास चार्ट। पता नहीं क्वेश्चन आ सकता है इससे कि नहीं आ सकता है। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि क्या कंपाउंड्स है, जो सोर्स है उसका प्रिकर्सर डेरिवेटिव्स क्या है, फिर प्रोडक्ट्स वगैरह क्या कैसे कैसे क्या है, ठीक है। सोर्स, कंपाउंड्स का प्रिकर्सर डेरिवेटिव्स, उसके प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत सारा देख रहे हो, इतना इतना कुछ है। पता नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बट अगर याद कर सको तो कर लेना, ठीक है। अगर कर सको तो कर लेना, ठीक है। चलो, फ्लैश ड्रॉट के बारे में आगे चलते हैं। फ्लैश ड्रॉट तुम्हारा क्या होता है, ये बेसिकली मेन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्लैश ड्रॉट, ठीक है। फ्लैश ड्रॉट इज़ characterized by a period of rapid drought intensification with impacts on agriculture, water resources, ecosystems and the human environment। ऐसा कुछ इसमें था नहीं। मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम ड्रॉट इन इंडिया के बारे में देखो कि क्या कैसे कैसे कौन कौन मैनेज करता है, तो उसके बारे में देख लो। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, ये तुम्हारा नोडल मिनिस्ट्री है फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ड्रॉट कंडीशंस। याद रखना कौन सा मिनिस्ट्री है आपने, ठीक है। उसके बाद IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये डेजिग्नेटेड एजेंसी है फॉर प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग, IMD, ठीक है। ड्रॉट्स जो है वो 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। पहला मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, जो कि तुम्हारा जब सीजनल रेनफॉल सब जो है बहुत कम होता है, किसी भी एरिया में सीजनल रेनफॉल कम होता है, लेस देन 25% ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज। इससे 25% जो इसका लॉन्ग टर्म एवरेज है, मान लो बहुत साल तक इतना होना था, कोई भी एरिया मान लो 100 सेंटीमीटर के आसपास मान लो रेनफॉल होना था, बट इससे जो है 25% लेस हो गया, तो मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट के कंडीशन में वो आ जाएगा। इट अकर्स व्हेन सीजनल रेनफॉल ओवर एन एरिया इज लेस देन 25% ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज। इफ डेफिसिट लाइज between 26% to 50%, it is a moderate drought and 50% over 50% सीवियर ड्रॉट। मतलब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो समझो। मान लो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा था, ठीक है, तो अगर 25% कम होता है तो मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट में आएगा, ठीक है, ओवर एन एरिया, ठीक है। अगर 25 समझ में आया, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म, और इसका जो है अगर ये 26 से 50% तक इसका आता है, डेफिसिट रहता है, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट ड्रॉट। और अगर 50% से ज़्यादा अगर ये रहता है इसका, तो सीवियर ड्रॉट का कंडीशन होगा। ये कंडीशन आपने पता होना चाहिए। चलो, अच्छा, लेस देन 25% ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म
एवरेज था ये था एक बार चेक कर लेना, उसको क्रॉस चेक कर लेना जो हम बोले हैं अभी, वो सही बोले थे कि थोड़ा सा इसको रिवर्स बता दिए थे, एक बार चेक कर लेना अभी हमने क्या बोला, वीडियो को पॉज करके बैक करके चेक कर लेना कि हमने सही बोला कि नहीं सही बोला, ये वाले चीज़ के अकॉर्डिंग। चलो, हो सकता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग में कुछ गलत निकल जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, ये इट इज़ डिफाइंड एज डेफिशिएंसीज इन द सरफेस एंड सब सरफेस वाटर सप्लाईज। देखो, सरफेस और सब सरफेस वाटर सप्लाईज के डिफिशियंसी से रिलेटेड वाला जो है ये ड्रॉट है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट लीडिंग टू अ लैक ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल एंड स्पेसिफिक नीड्स। उसके बाद एग्रीकल्चर ड्रॉट के बारे में बोला गया है, जब तुम्हारा सॉइल मॉइस्चर जब व्हेन इट अकर्स व्हेन सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनएडिक्वेट, ये सब जब आपका इनएडिक्वेट होता है तो ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोइंग सीजन, ठीक है। ये सब चीज़ आपका फैक्चुअल चीज़ें हैं, इस फैक्चुअल चीज़ें को आपको याद होना चाहिए कि कितने टाइप्स के ड्रॉट हैं जिसमें कैटेगराइज करा हुआ है, ठीक है। इंडिया के अलग अलग ड्रॉट के कंडीशंस पता होने चाहिए, उसके नोडल मिनिस्ट्रीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी दूसरी मिनिस्ट्री को डाल सकती है। चलो, आईएमडी वगैरह के बारे में आपने पता होना चाहिए। उसके बाद चलो न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लो। देखो, पक्के टाइगर रिज़र्व का इम्पॉर्टेंट है कि पक्के टाइगर रिज़र्व बेसिकली इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन आया है, 2047 डिक्लेरेशन है, पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव। अरुणाचल प्रदेश envisages लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट थ्रू 5 थीम्स, 5 थीम्स है, वो मैगजीन में दिया हुआ है, वो देखना होगा तो देख लेना। कैसरे हिंद, कैसरे हिंद ये इंपॉर्टेंट है, कैसरे हिंद यहाँ का स्टेट बटरफ्लाई जो है कैबिनेट ने यहाँ की कैबिनेट है वो अप्रूव कर दिया है। आप जो स्टेट पीएससी दे रहे हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़। चलो, रिवर सिटीज़ अलायंस, रिवर सिटीज़ अलायंस, देखो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत ये जो है आरसीए जो ये इंक्लूड करेगा सिटीज़ फ्रॉम बोथ गंगा बेसिन एंड नन गंगा बेसिन स्टेट्स, दोनों स्टेट्स के जो गंगा बेसिन के जो स्टेट्स हैं और जो नन गंगा बेसिन के स्टेट हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करा जा रहा है, इसको पता होना चाहिए आपने। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे दिया जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। ई अमृत पोर्टल करके है, ये वेब पोर्टल है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पता होना चाहिए, सिंपल दिया जा सकता है क्वेश्चन कि ई अमृत पोर्टल समटाइम्स इन न्यूज़ ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, अमृत है तो आपको वाटर दे देगा या कुछ भी दे देगा, कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ई अमृत पोर्टल क्या है, ये वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लॉन्च बाय इंडिया एट द COP26 समिट। उसके बाद द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय किसके द्वारा, नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है अर्थ फर्स्ट कंटिनेंट्स फॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है कुछ कुछ, ये बोल रहे हैं कि झारखंड का सिंहभूम वाला एरिया के बारे में कुछ कुछ बात करा हुआ है और भी कुछ कुछ बात करा हुआ है, इसको देखना होगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना। चलो ठीक है, तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम लोग अलग अलग इनिशिएटिव्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। चलो, थैंक यू, चलो बाय बाय, थैंक यू।